बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, इससे पहले वाले सेशन में हम सी और सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। हमने उसके सिंटैक्स को बड़े डिटेल से पढ़ा, उसके साथ साथ जो उस लैंग्वेज के जो मेन एलिमेंट्स थे, उसके जो फंक्शंस थे और उसके अंदर जो उसकी डायरेक्टरीज थी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स थे, वो सारा कुछ डिटेल से पढ़ा था। और उसके बाद हमने उसके इनपुट और आउटपुट जो फंक्शंस थे, उसका जो वर्ड प्रोसेसर था और उसके साथ साथ उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर था और जो स्किप फंक्शंस थे वो सारे पढ़े थे। अब जो लास्ट में हमारे पास कुछ और उसके बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम बड़े बेसिक प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको सी और सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है उससे मुतल्लिका कोई क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेशंस के बारे में। ऑपरेशंस जो है या ऑपरेटर्स जो है, ऑपरेशंस जो है ऑपरेटर्स के थ्रू जो वो करवाए जाते हैं और ऑपरेटर्स जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करने के लिए कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, हम पीछे भी इसको कई बार डिस्कस कर चुके हुए हैं कि चूंकि सी और सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसको कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर जो है वो जो है ड्यूटी देता है और कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि सी और सी प्लस प्लस को कन्वर्ट करता है बाइनरी कोडिंग में या मशीन लेवल लैंग्वेज में। इसलिए हम सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज की जितनी भी कोडिंग करते हैं, जितनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन असल में कंपाइलर के लिए होती हैं ताकि कंपाइलर उसको अच्छे तरीके से समझकर वो मशीन को यानी कि कंप्यूटर को जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। तो बात हम कर रहे हैं ऑपरेटर्स की। तो ऑपरेटर्स जो हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेशंस जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं इसके किसी भी डाटा के ऊपर। इसके बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं ऑपरेटर्स की, जिनके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं और उसके साथ साथ जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, रैशनल ऑपरेटर्स हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। आगे फर्दर इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं, उनको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है? जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि अगर आपके पास न्यूमेरिकल डाटा है, नंबर्स हैं और उन पर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसा कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, इनमें से कोई ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो देन हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की जो है वो हेल्प लेते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिक वही ऑपरेटर्स हैं जो मैथ्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। इनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी एडिशन। एडिशन का जो ऑपरेटर उसका सिंबल जो है वो सिंपल प्लस का साइन है और ये इस्तेमाल होता है दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए। उसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर आ जाता है। इसका जो सिंबल है वो सिंपल माइनस साइन है और ये एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। देन थर्ड हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। स्टैरिक जो है वो इसका सिंबल है और ये दो जो वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास डिवीजन आ जाता है। फॉरवर्ड स्लैश जो है वो उसका सिंबल है और ये एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करके उसका जो आंसर है वो हमें प्रोवाइड करता है। लास्ट में हमारे पास मॉडुलस है, जो परसेंटेज साइन है वो उसका सिंबल है और ये रिमाइंडर देता है आफ्टर द डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स। याद रखिए स्टूडेंट, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये सिर्फ ऑपरेट होते हैं मैथमेटिकल नंबर्स के ऊपर, न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर, और न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं कांस्टेंट। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर सिर्फ कांस्टेंट्स के लिए या न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इनके जरा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए लेट अस सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी। ए की वैल्यू जो हम सेट कर देते हैं 8 और बी की वैल्यू सेट कर देते हैं 3। तो जब आप प्लस ऑपरेटर यानी कि एडिशन वाला ऑपरेटर इस पे अप्लाई करेंगे तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से लिखा जाएगा a प्लस बी और ये इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देगा 8 प्लस 3 11। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है, ये उन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देगा जो हमने डिसाइड की हुई है, ए और बी, उनका आंसर आ जाएगा। इससे स्टैरिक जो है वो मल्टीप्लाई कर देगा इन दोनों वैल्यूज को और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश है, इट इज यूज्ड टू डिवाइड दीज टू इंटीजर्स और उनका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा। अब यहां पर आप अगर देखें 8 और 3 अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, तो 2 रिमाइंडर आया है। तो यहां पर जो इसका डिवीजन ऑपरेटर का जो आंसर होगा, जो उसकी आउटपुट होगी वो असल में रिमाइंडर आएगा। ये याद रखिएगा
कि जब भी आप अप्लाई करते हैं किसी ऑपरेटर को दो इंटीजर्स पर, और इंटीजर्स अगर पूरे पूरे डिवाइड आ जाते हैं, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो देन उसकी आउटपुट जीरो होगी। बट अगर उसका कोई रिमाइंडर बचेगा तो उसकी आउटपुट जो है यहां पर हमारे पास वो रिमाइंडर आएगी, ना कि डिवाइडर आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑपरेटर जो मॉडुलस का है, इसको हम कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे, a%4 और ये जीरो आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये मॉडुलस ऑपरेटर की कुछ, क्योंकि बाकी तो सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, बट ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है इसके हवाले से थोड़ी सी जो डिस्कशन है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। तो मॉडुलस ऑपरेटर जो है ये असल में परसेंटेज साइन के साथ डिनोट होता है, और ये रिमाइंडर ऑपरेटर कहलाता है। ये भी रिमाइंडर ही प्रोवाइड करता है after the application of this modulus operator. The modulus operator work in between two operands. modulus operator के लिए दो ऑपरेंड्स यानी कि दो जो वैल्यूज होना जरूरी है, और ये सिर्फ इंटीजर के साथ ऑपरेट करवाएगा। If modulus operator is used with the division of zero, the result will always be zero. Of course कि अगर आप जीरो के साथ मॉडुलस को इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 0% of 7, 0% of 7, तो इसका रिमाइंडर ऑलवेज जीरो होगा, बिकॉज फॉर द जीरो आउटपुट विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। और उसके बाद जैसे इस तरह की सिचुएशन में जैसे 5% of 7 है, अभी यहां पर भी ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, ये किसी सूरत में डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका रिजल्टेंट भी 5 ही आएगा। अच्छा, इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो डिवीजन ऑपरेटर है उसकी अगर बात करें तो ये हमारे पास जो रिमाइंडर है वो एज ए आउटपुट देगा, ना क्वोशिएंट को देगा, ना डिवीजर को, ना डिवाइडेंड को, सिर्फ हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास आउटपुट होगी इन द केस ऑफ डिवीजन ऑपरेटर। अच्छा, ये तो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को इक्वल्स के साइन के साथ जो वो डिनोट किया जाता है, ये उसका सिंबल है, और ये असाइन करता है एक वेरिएबल को मेमोरी लोकेशन। इफ यू रिमेंबर कि पीछे हमने डिस्कस किया था कि एक वेरिएबल के अंदर जो हमने वैल्यूज पुट की थी वो असल में लोकेशन होती है मेमोरी की, जहां पर वो वेरिएबल जो वो एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि लोकेशन के ऊपर किस मेमोरी डिवाइस के अंदर किस लोकेशन पर वो वेरिएबल जो है वो अपने आप को एग्जीक्यूट करवा रहा है, वो असल में वो लोकेशन ही वेरिएबल की असल वैल्यू होती है। तो जब आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने जा रहे होते हैं तो असल में आप उसको मेमोरी अलॉट कर रहे होते हैं, चाहे वो प्राइमरी मेमोरी हो या सेकेंडरी मेमोरी हो। वैसे अमूमन जो वेरिएबल्स होते हैं वो टेम्परेरी मेमोरी के ऊपर होते हैं, बिकॉज आफ्टर द एग्जीक्यूशन जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज खत्म हो जाती हैं और रुक जाती है, और मेमोरी जो उन्होंने ऑक्यूपाई की होती है वो उसको रिलीज कर देते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करता है, उनको लोकेशन जो है वो असाइन करता है। अब इससे रिलेटेड जो है इसका सिंटेक्स देखें तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से बनेगा, वेरिएबल इज इक्वल, ये आ गया हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, और आगे वो इट कुड बी अ कैरेक्टर, ये कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर के कुछ रूल्स हैं वो हम यहाँ पर इस टेबल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। कौन से रूल जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर की एप्लीकेशन के लिए ट्रू हैं और कौन से जो है वो फॉल्स हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जो असाइनमेंट ऑपरेटर जो ऑपरेट हुआ है, इसमें जो वेरिएबल है वो x है, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया इक्वल्स और 10, विच मींस कि आप इस x वेरिएबल को 10 वैल्यू जो है वो असाइन कर रहे हैं, आप 10 को असाइन कर रहे हैं किसको, वेरिएबल x को। इस तरह आप इस केस में देखें y इज इक्वल टू 5 + 4/2। अब इस केस में यहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद यहां पर दो और ऑपरेटर्स हैं, तो अब आप कैसे वैल्यू डिटरमिन करेंगे, तो पहले आपको इस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करना होगा कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो 5 + 4 = 9/2, ये आ जाएगा हमारे पास 4.5, विच मींस कि y की जो वैल्यू आपने असाइन की है दैट इज 4.5। तो याद रखिए कि अगर इसके असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद कोई एक्सप्रेशन है तो आपको उस वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू जानने के लिए उस एक्सप्रेशन को जो है वो इवैल्यूएट पहले करना पड़ेगा। इस तरह z = x + y, विच मीन कि z की वैल्यू आप तब डिफाइन कर सकते हैं जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लें x + y। तो पहले आपके पास x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, आप उसको प्लस करेंगे, एडिशन ऑपरेटर लगाएंगे, फिर जो उसका आउटपुट आएगा दैट आउटपुट विल बी द वैल्यू ऑफ z। और उसके बाद इधर जो हमारे पास सेकंड लास्ट स्टेटमेंट है दैट इज 5 = x। अब इसमें देखिए
इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप x वैल्यू असाइन कर रहे हैं 5 को। अब 5 तो एक कांस्टेंट है एंड वी ऑल नो कि कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, विच मीन ये एक एरर है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। आप किसी कांस्टेंट को कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। उसके बाद इस तरह इस स्टेटमेंट में देखें 10 और उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर 10 है। अब देखिए आप इसमें एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं, आप रीअसाइन कर रहे हैं एक कांस्टेंट को, और कांस्टेंट की वैल्यू तो रीअसाइन हो ही नहीं सकती, तो दैट इज व्हाई ये भी एक एरर है, इस तरह आप असाइन नहीं कर सकते। तो ये कुछ रूल्स है जिसके तहत आप जो एक वेरिएबल है उसको उसकी वैल्यू जो है वो असाइन कर सकते हैं। द राइट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर मस्ट बी अ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, बट जो लेफ्ट साइड है दैट मस्ट बी अ वेरिएबल, यानी कि इस साइड पे वेरिएबल होगा असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर कोई कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, क्योंकि आप असाइनमेंट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर से वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करते हैं, क्योंकि वेरिएबल नीड टू बी हैव सम वैल्यू। तो इट्स मीन कि असाइनमेंट ऑपरेटर जब आप किसी भी वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वेरिएबल मस्ट बी एट द लेफ्ट साइड ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर, और राइट साइड पर आप एक वेरिएबल को एक वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं और एक कांस्टेंट भी असाइन कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है कंपाउंड, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेटर्स। अब इनमें से कौन से दो ऑपरेटर्स होते हैं, वो असल में अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि आप एक असाइनमेंट ऑपरेटर और एक अरिथमेटिक ऑपरेटर को एट ए टाइम किसी एक वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से बनेगा, वेरिएबल और ये आ गया हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर, और इस साइड पे आपके एक्सप्रेशन आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास जो कॉलन है उसको टर्मिनेट कर रहा है। अच्छा, ये अब हमारे पास फर्ज करें दो वेरिएबल्स हैं a एंड b, आप a को वैल्यू दे देते हैं 8 और b को वैल्यू दे देते हैं 3। अगर हम कंपाउंड ऑपरेटर जो है वो अप्लाई करके देखते हैं, देखिए जी यहाँ पर मैंने दो ऑपरेटर्स जो है वो असाइन किए हुए हैं, एक एडिशन ऑपरेटर है जो अरिथमेटिक ऑपरेटर की एक टाइप है, और दूसरा हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ arithmetic operator and assignment operator, that is why it will be called as compound operator। तो इस compound operator को जब अप्लाई करेंगे a and b के ऊपर, look at this expression, a दरमियान में हमारा कंपाउंड ऑपरेटर है और b। अब इस सिचुएशन में आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं इन दिस फॉर्म। अब ये ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है, ज्यादा इजी टू सॉल्व है। आप सिंपली a और b को प्लस करें, जो इसका आउटपुट आएगा वो वैल्यू आप असाइन कर देंगे a को, बिकॉज आप ए के ऊपर कंपाउंड ऑपरेटर अपना रहे हैं, विच मींस कि ए और बी का जो सोल्यूशन होगा वही ए की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू नहीं होगी। इस तरह माइनस और जो आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, स्टैटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है, डिवीजन और असाइनमेंट ऑपरेटर है, परसेंटेज मॉडुलस ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर है, और इस तरह से आप जो वैल्यूज है एक ऑपरेटर को प्रोवाइड कर सकते हैं, एक वेरिएबल को प्रोवाइड कर सकते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेटर्स। अच्छा, यहां पर एक इसकी एग्जांपल दी गई है, जो इसकी बेसिक्स है मैं उनको डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इससे पहले हम कई दफा इसको डिस्कस कर चुके हैं। जो इसका मेन पार्ट है उसको देखें। यहां पर देखें जो ए वेरिएबल है, यहां पर वेरिएबल एक ए लिया गया और उसको असाइनमेंट उसकी जो वैल्यू उसको असाइन की जा रही है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अ अरिथमेटिक ऑपरेटर दैट इज अ प्लस। तो यहां पर जब प्लस के साथ आप वैल्यू अप्लाई करेंगे, तो चूंकि a की वैल्यू पहले 10 थी, जब प्लस 5 किया तो इट विल बी 11, सॉरी 10 एंड प्लस इज इक्वल टू 15, एंड दिस 15 विल बी असाइन्ड टू a। सो दिस इज हाउ अ कंपाउंड ऑपरेटर कैन बी अप्लाइड ऑन एनी इंटीजर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का जो सिंबल है दैट इज डबल प्लस साइन। जो डबल प्लस साइन है ये सिंबलाइज करता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। अब जैसे कि उसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये असल में बेसिक वैल्यू में से एक को ऐड करता है विद द यूनिटी, यानी कि एक नंबर उसमें ऐड कर देगा। लुक एट दिस वैल्यू कि जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे वो असल में उस x की वैल्यू में एक सिंगल डिजिट जो है वो ऐड कर देगा, और इसको लिखते कुछ इस तरह से x प्लस प्लस x प्लस प्लस, विच मींस कि x की जो वैल्यू होगी वो असल में एक डिजिट ऐड होने के बाद जो है वो लिखी जाएगी। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं।
इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। फर्स्ट वन इज प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सेकंड वन इज पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है? अगर जो इसकी वैल्यू है वो बिफोर द वेरिएबल लिखी हो, यानी कि प्लस प्लस एक्स इस कंडीशन में लिखी गई हो, तो इस सूरत हाल में इसको हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। बट अगर आफ्टर द ऑपरेटर लिखी गई हो, आफ्टर द वेरिएबल जो है वो इंक्रीमेंट लिखा गया हो, तो इसको हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है? बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अगर मैं इसको बिल्कुल सादा सी लैंग्वेज में समझाऊं, ये जो बेसिक्स है या पीछे इसको कई दफा डिस्कस कर चुके हुए हैं, हम सिर्फ बात करें इस कंडीशन को। आप देखें प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए, तो यहां पर हमारे पास ए की वैल्यू हमने बताई हुई है 1 है, बी की वैल्यू भी बताई हुई है 1 है, और सी की वैल्यू यहां पर बताई हुई है कि ये 3 है। तो जब इस कंडीशन में आप देखें प्लस का साइन वेरिएबल से पहले है, विच मीन इट इज अ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब ये होता है जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे 1 + 1 प्लस, तो यहां पर आप वेरी इमीडिएट इसके बिल्कुल फौरन ही इसके अंदर एक नंबर का इंक्रीमेंट कर देंगे। वहीं पर जिस कंडीशन में भी ये होगा, बिफोर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से पहले आप फौरी जो है उसके अंदर जो है वो एक नंबर का इंक्रीमेंट कर देंगे और हमारे पास आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट की बात करें तो इस केस में होगा ये कि आप फर्ज करें कि ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। अब आप इसमें देखें कि हमारे पास जो इंक्रीमेंट है वो पोस्ट फिक्स है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, ये पूरा एक्सप्रेशन, और उसके बाद आप एक डिजिट जो है वो ऐड करेंगे। अब देखिए पहले एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, दैट इज 5, और फिर एक को ऐड करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 6। बट याद रखने की बात यह कि प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हमेशा जो फाइनल आउटपुट होती है वो सेम रहती है। अब इसी का ही बिल्कुल ऑपोजिट है, दैट इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका जो साइन है वो डबल माइनस साइन है, और इसका मतलब ये होता है कि आप उस वेरिएबल के अंदर जो एक है, एक यूनिटी जो है वो उसमें से डिक्रीमेंट कर देंगे, माइनस कर देंगे, एक यूनिटी जो है वो कम कर देंगे। इस तरह इसकी भी दो टाइप्स हैं, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और इसमें भी फर्क वही है कि प्रीफिक्स के अंदर जो डिक्रीमेंट है वो आप फौरी कर देंगे बिफोर द सॉल्यूशन ऑफ दैट एक्सप्रेशन, और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर आप जो एक डिक्रीमेंट है वो एट द एंड करेंगे जब पूरा एक्सप्रेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वेरी सिंपल वे में जो वो अप्लाई हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, द वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द रिलेशन, विच मींस कि ये ऑपरेटर कंपेयर करता है दो वैल्यूज को, ये दो वैल्यूज के दरमियान एक रिलेशन डेवलप करता है और उनको आपस में कंपेयर करता है और चेक करता है फॉर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। यानी कि कोई सर्टेन स्टेटमेंट है उसके लिए दो डिफरेंट वैल्यूज को, दो डिफरेंट वेरिएबल्स को कंपेयर करेगा और फिर उसके आउटपुट को फॉर ट्रू और फॉल्स वैल्यू के लिए जज करेगा। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर ये बेसिकली 6 तरह से ऑपरेट हो सकता है ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है। फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन, और इसका सिंबल जो है जैसे कि मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है ग्रेटर देन, तो यू कैन सी अगर हम ये कंडीशन लिखते हैं x इज ग्रेटर देन y, इफ x इज ग्रेटर देन y देन इट विल बी ट्रू एंड अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। फिर दूसरा जो ऑपरेटर है दैट इज लेस देन। लेस देन आप अप्लाई करते हैं तो अगर कुछ स्टेटमेंट इस तरह की हो x इज लेस देन y और इनकी रियल वैल्यूज भी इसी तरह से ही हो कि x लेस देन y, तो देन ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज ये फॉल्स होगी। इस तरह ग्रेटर देन एंड इक्वल दो जो कंपाउंड ऑपरेटर इस्तेमाल हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल अगेन कंपाउंड ऑपरेटर इस्तेमाल हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास है इक्वलिटी ऑपरेटर। इक्वलिटी ऑपरेटर को दो इक्वल साइन के साथ जो है वो सिंबलाइज किया जाता है और ये इस्तेमाल होता है अगर दोनों वैल्यूज जो है वो इक्वल हो। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हो देन इट विल बी ट्रू, अगर वो दोनों वैल्यूज इक्वल ना हो तो देन इट विल बी फॉल्स। और इनइक्वालिटी के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, एक इक्वालिटी का जो साइन है वो इस्तेमाल किया जाता है। और अगर गिवन वैल्यूज आपस में इक्वल ना हो देन दिस ऑपरेटर विल बी ट्रू। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं जी कि इसको यूज करके
कि ट्राई करते हैं इसको यूज करने की। फर्स्ट करें, हमारे पास एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y, तीसरा वेरिएबल है z। x को हमने जो वैल्यू असाइन की है दैट इज 10, y को जो वैल्यू हमने असाइन की दैट इज 20 और z को जो वैल्यू असाइन की दैट इज 5। अब यहाँ पे सर्टेन हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है। लेट्स चेक दीज रिलेशनल ऑपरेटर फॉर दीज वैल्यूज। फर्स्ट वन इज x इज ग्रेटर देन y, यानी कि इसके मुताबिक x अगर y से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, देन दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। अब x की वैल्यू क्या है 10, y की वैल्यू क्या है 20। अब x तो y से छोटा है, लेस देन, दैट मींस कि ये जो स्टेटमेंट है इसको हम फॉल्स मार्क करेंगे। इस तरह y इज लेस देन z, y क्या है 20, z है 5, तो क्या y z से लेस है? नो, देन दिस स्टेटमेंट इज आल्सो मार्क्ड एज फॉल्स। और देन है जी x इज इक्वल टू z, x is equal to 10, z is equal to 5, this statement is also marked as false। और उसके बाद x is less than and equal to y, तो अब यहां पर देखिए x is 10, y is 20, तो इन दोनों कंपाउंड ऑपरेटर्स में से एक ऑपरेटर ट्रू हो रहा है which is x is less than y, तो दैट इज वाई हम इस स्टेटमेंट को ट्रू मार्क करेंगे। तो यू कैन सी इस तरह से जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये असल में गिवन जो वैल्यूज है, गिवन वेरिएबल की जो वैल्यूज है उनको आपस में कंपेयर करके जो आउटपुट प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये असल में आप इनको कह सकते हैं लॉजिक गेट्स ही हैं, जो साइंसेज में आप पढ़ते हैं लॉजिकल गेट्स, ये वही लॉजिकल ऑपरेटर्स ही हैं और ऑलमोस्ट इनकी इनपुट और आउटपुट जो है वो सेम है। ये तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज एंड ऑपरेटर, सेकंड इज और ऑपरेटर, थर्ड इज नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का जो सिंबल है वो डबल एंड साइन है और ऑपरेटर के लिए दो पैरेलल लाइंस यूज की जाती हैं और नॉट ऑपरेटर के लिए एक एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सबसे पहले हम इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं एंड ऑपरेटर को। अच्छा जी, एंड ऑपरेटर को सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी। एंड ऑपरेटर का जो सिंबल है वो डबल जो एंड वाला साइन है वो इस्तेमाल करते हैं। अब एंड ऑपरेटर की कंडीशन ये होती है कि इसमें दो कंडीशंस में से जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगी तब तक आपकी आउटपुट ट्रू नहीं होगी। यानी कि इसमें याद रखिए कि इन ऑपरेटर्स के लिए एंड और के लिए जो कंडीशंस है वो दो कंडीशंस होती हैं। अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू होती है तो आउटपुट ट्रू नहीं होगी। आउटपुट ट्रू अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपकी दोनों कंडीशंस को ट्रू होना लाजमी है। देखिए अगर फर्स्ट कंडीशन आपकी फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है, तो ऑब्वियसली आउटपुट फॉल्स ही आएगी। फर्स्ट आपकी फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, देन भी आपकी आउटपुट फॉल्स होगी। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, देन भी आपकी आउटपुट फॉल्स होगी। बट इफ योर बोथ कंडीशंस आर ट्रू in an and operator then your output will also be true। तो and operator के लिए आपकी दोनों conditions का true होना जरूरी है। Let's check it with the help of an example। यहां पे देखें जी हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 100 है, b की वैल्यू जो है वो 50 है। अब हम दो कंडीशंस यहां पे डेवलप कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज a is greater than 10, b is greater than 10। check a is greater than 10, b is greater than 10, which means कि फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू, सेकंड भी ट्रू, which means कि ओवरऑल आउटपुट क्या आ जाएगी? ट्रू आ जाएगी। अब इस तरह a is greater than 5, ये तो ट्रू है, बट b is greater than 5, नो, तो b वाली स्टेटमेंट जब वो ट्रू नहीं हुई which means कि ओवरऑल आउटपुट क्या आ जाएगी? फॉल्स आ जाएगी। तो इस तरह से एंड ऑपरेटर की जो आउटपुट है वो डिटरमिन की जा सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी और ऑपरेटर। और ऑपरेटर को जब इस तरह दो पैरेलल लाइंस के जो इंडिकेट किया जाता है। अब और ऑपरेटर का जो प्लस ये है कि इसमें आपकी दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाए तो आपकी आउटपुट जो है वो ट्रू होगी, विच मींस कि आपको आउटपुट हासिल करने के लिए किसी एक कंडीशन का भी ट्रू हो जाना काफी होगा। कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो आप आउटपुट जो है वो गेन कर सकते हैं। जैसे हमें देखिए फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, सेकंड इज फॉल्स, तो हमारे पास रिजल्ट भी फॉल्स आएगा। बट अगर आपका दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी ट्रू हो जाती है, लुक एट दिस, फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, सो वी हैव द आउटपुट इज ट्रू। फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, we have the output is true, और both are true, then obviously we will have the output true, which means कि और ऑपरेटर के लिए दोनों कंडीशन में से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाए तो वो काफी होती है इस ऑपरेटर की आउटपुट देने के लिए। नॉट ऑपरेटर जो है वो बड़ा मजेदार ऑपरेटर है। इसका जो सिंबल होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है और ये जो है वो रिवर्स कर देता है रिजल्ट ऑफ द कंडीशन।
यानी कि कंडीशन जो आपने उसको प्रोवाइड किया उसके रिजल्ट को ऑल्टर कर देगा, उसको चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रू कंडीशन दी है वो उसके आउटपुट फॉल्स देगा, अगर आपने फॉल्स कंडीशन दी है तो उसकी आउटपुट जो है वो ट्रू देगा। दिस इज कॉल्ड अ नॉट ऑपरेटर। अच्छा, यहां पे हम डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन द असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल ऑपरेटर। क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर की जो सिंबल है वो एक इक्वल मार्क है, और जो इक्वल ऑपरेटर है इसकी जो सिंबल्स हैं वो दो इक्वल्स के मार्क्स हैं। अब डिफरेंस ये है कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये किसी एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है, किसी एक वेरिएबल को एक कांस्टेंट वैल्यू असाइन करेगा। बट जो इक्वल ऑपरेटर है, इक्वल ऑपरेटर दो वैल्यूज को कंपेयर करेगा। यू कैन सी द डिफरेंस कि असाइनमेंट ऑपरेटर किसी एक वेरिएबल को असाइनमेंट अलॉट कर रहा है, बट जो इक्वल ऑपरेटर है ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान दो डिफरेंट वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर रहा है कि आदर दे आर इक्वल और नॉट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इक्वल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, यहां पर दो और नाम है जिनके हम डिफरेंस देखेंगे। एक है यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिसमें ऑपरेंड यानी कि जिस वैल्यू पर वो ऑपरेट हो रहा है वो एक हो, बट बाइनरी के अंदर वो दो या दो से ज्यादा हो सकती है। अगर एक ऑपरेंड है जिसके ऊपर आप उसको ऑपरेट करा रहे हैं देन इट विल बी कॉल्ड अ यूनरी ऑपरेटर, और अगर टू ऑपरेंड्स हैं जिन पर आप इसको ऑपरेट करवा रहे हैं देन इट विल बी कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेटर। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को आप क्वेश्चन मार्क से डिनोट करते हैं, क्वेश्चन मार्क और उसके बाद दो, असल में ये दो सिंबल्स हैं अलग अलग, एक क्वेश्चन मार्क और एक कॉलन। अब क्वेश्चन मार्क और कॉलन किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, लुक एट दिस सिंटैक्स। अब इस सिंटैक्स में देखिए उसने लिखा हुआ है कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ट्रू केस स्टेटमेंट, उसके बाद कॉलन और फॉल्स केस स्टेटमेंट। अब इस ऑपरेटर के अंदर होता यह है कि दिस कंडीशन विल डिटरमिन, अब यहां पे हमने दो स्टेटमेंट दे दिए, एक ट्रू स्टेटमेंट भी दे दिया और एक फॉल्स स्टेटमेंट भी दे दिए। अब कौन सी इनमें से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो डिफाइन करेगी ये वाली कंडीशन। दिस कंडीशन विल डिफाइन कि आइदर ट्रू केस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया जाए या फॉल्स केस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया जाए। तो फॉर एग्जांपल हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी कि हमारे पास एक वेरिएबल है a इज इक्वल टू 5, तो और उसकी हम कंडीशन ये देते हैं, ये सिंटैक्स देखें, इसमें हमने कंडीशन ये दी है कि इफ a इज ग्रेटर देन 50 देन ट्रू एंड इफ a इज लेस देन 50 देन फॉल्स। अब a की वैल्यू देखिए क्या है, 5 है, तो अब a इज नॉट ग्रेटर देन 50 विच मींस फॉल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये जो कंडीशन है ये एक्सप्लेन करती है कि ट्रू केस स्टेटमेंट अप्लाई होगी या फॉल्स केस स्टेटमेंट जो है वो अप्लाई होगी। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट बात करें ऑपरेटर्स और प्रेसिडेंस का। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को देखें। इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ 4, फिर एडिशन ऑपरेटर है 2, फिर जो है वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है और फिर 3 है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि पहले एडिशन ऑपरेटर को इस्तेमाल किया जाए या मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेटर को इस्तेमाल किया जाए। मसलन अगर एक स्टेटमेंट के अंदर एक से ज्यादा ऑपरेटर्स आ गए हैं तो किस ऑपरेटर को पहले अप्लाई किया जाएगा, कौन सा ऑपरेटर जो पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा ऑपरेटर जो बाद में एग्जीक्यूट होगा, यह चीज डिसाइड करती है उस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस, विच मींस कि जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा होगी वो ऑपरेटर पहले इस्तेमाल होगा और जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो वो कम होगी वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। और ये नॉर्मली जो है वो इंडिकेट होता है जो उनकी मैथमेटिकल जो रूल है, मैथमेटिकल प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ही ये इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि इस केस के अंदर वी ऑल नो कि इन मैथमेटिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन से पहले सॉल्व की जाती है, मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस एडिशन की निस्बत ज्यादा है, तो इससे मल्टीप्लिकेशन वाला जो ऑपरेटर है वो पहले इस्तेमाल होगा और एडिशन वाला बाद में। इस टेबल के अंदर जो प्रेसिडेंस की प्रेफरेंसेस दी गई हैं कि कौन सा ऑपरेटर जो पहले इस्तेमाल होगा, कौन सा ऑपरेटर जो वो बाद में इस्तेमाल होगा। तो पहली सबसे फर्स्ट जो प्रेसिडेंस है वो है जो हमारे पास लॉजिकल नॉट या यूनरी ऑपरेटर, कि कोई लॉजिकल नॉट या यूनरी ऑपरेटर अगर आ जाए तो सबसे पहले आप इसको जो वो ऑपरेट करवाएंगे। सेकंड नंबर इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस।
थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फोर्थ पे आ जाएगा जी रिलेशनल ऑपरेटर्स। एंड फिफ्थ पे अच्छा फोर्थ वाले जो रिलेशनल है उनके अंदर सिर्फ ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर एंड इक्वल, स्मॉलर एंड इक्वल, ये चार ऑपरेटर शामिल है। बट जो फिफ्थ पे रिलेशनल ऑपरेटर है उसके अंदर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी का है। उसके बाद सिक्स पे आ जाएगा हमारे पास लॉजिकल एंड, सेवंथ पर आ जाएगा लॉजिकल और एट्थ पर आ जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इस प्रेसिडेंस से जो ऑपरेटर्स हैं वो अप्लाई किए जाएंगे अगर एक से ज्यादा जो ऑपरेटर्स हैं वो आ जाए तो। यहां पर एक डेफिनेशन, एक एग्जांपल दी गई है जिसके अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, तो आप उसके मुताबिक जो है वो देख सकते हैं कि प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटी देंगे कि कौन सा ऑपरेटर जो है वो फर्स्ट होगा। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन जो आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।